Hello everyone, welcome back to UGC NET Exam Prep. My name is Harsha Lal and today in this lecture we are going to cover post-independence education commissions and committees, and related with that we will cover National Knowledge Commission, Sarkar Committee, Committee on Emotional Integration and Gannam Committee. So without wasting time हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, नेशनल नॉलेज कमीशन ये जो कमीशन है ये सेटअप हुआ था इन द ईयर 2005. सो हमें याद रखना है कि 2005 में ये सेटअप हुआ था. किन के अंडर सेटअप हुआ था? सैम पिट्रोडा, इनके अंदर ये सेटअप हुआ था टू गिव द एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, इनका काम क्या था? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू नॉलेज बेस्ड सोसाइटी. क्या है? ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को, एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाना एंड इम्प्रूव करना कि वो जो नॉलेज गेन हो रहा है, जो भी स्टूडेंट नॉलेज गेन कर रहा है वो नॉलेज को क्रिएट कर पाए, वो इक्वली एसेस कर पाए नॉलेज को एंड अप्लाई भी कर पाए उस नॉलेज को. राइट. सो इसका नेचर कैसे हो गया? इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं. फॉर्मेशन. सो नेशनल नॉलेज कमीशन का क्या ज़रूरत था? टू ब्रिंग रिफॉर्म्स नॉट ओनली इन स्कूल. सिर्फ स्कूल्स में रिफॉर्म्स नहीं लाना है, बट हायर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, लाइब्रेरी, मतलब हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर स्पेयर में रिफॉर्म्स लाने का कोशिश किया गया है. इसका मेन गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसेसिबल हो नॉलेज एंड वो हम लोग अप्लाई भी कर पाए अपना नेशनल ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, सोशल डेवलपमेंट, ये सब में हम लोग अप्लाई कर पाए अपना नॉलेज को. अब हमारा मेन एरियाज़ ऑफ वर्क कौन कौन सा है, मेन फोकस एरियाज़ कौन कौन सा है नेशनल नॉलेज कमीशन के अंडर? एसेस टू नॉलेज, नॉलेज कॉन्सेप्ट, नॉलेज क्रिएशन, एप्लीकेशन, सर्विसेज, ये सब मेन एरियाज़ ऑफ वर्क है. तो हम लोग एक एक करके सबको कवर करते हैं. एसेस टू नॉलेज, तो इसका मतलब क्या है कि नॉलेज अवेलेबल होना चाहिए सभी लोगों के पास. तो नेशनल नॉलेज कमीशन क्या चाहते थे कि अच्छा नॉलेज प्रोवाइड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी सेटअप हो, ज़्यादा अच्छा रीडिंग मटेरियल्स सबके पास अवेलेबल हो और हम लोग ट्रांसलेट कर पाएँ अपना नॉलेज को इनटू द इंडियन लैंग्वेजेस. सो रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि नॉलेज को इंग्लिश में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है. हम अपना मदर टंग में, अपने इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके भी नॉलेज गेन कर सकते हैं ताकि सब कोई उससे बेनिफिट ले पाए. देन आता है हमारा नॉलेज कॉन्सेप्ट. सो यहाँ आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया है कि हम अंडरस्टैंड करें नॉलेज को. ठीक है, नॉलेज कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, नॉलेज को फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, देन हमको नॉलेज शेयर करना है एंड फाइनली यूज़ भी करना है अपने सोसाइटी में. तो इनका मेन फोकस है कि हम कैसे फ्रेम करें अपना नॉलेज एंड राइटफुली उसको अप्लाई भी कर पाए. देन आता है हमारा नॉलेज क्रिएशन. थर्ड में है नॉलेज क्रिएशन. सो जो हम लोग न्यू नॉलेज को अक्वायर कर रहे हैं, हम लोग मतलब प्रोड्यूस कर पाए. अगर नॉलेज हम लोग गेन कर रहे हैं, हमको प्रोड्यूस भी करना है नॉलेज को, नया नॉलेज को, थ्रू द रिसर्च, थ्रू साइंस, इनोवेशन, हायर एजुकेशन. तो सब जगह में हमें अपना नॉलेज को अप्लाई करना है और बढ़ाना है, सबको स्प्रेड आउट भी करना है. सो नेशनल नॉलेज कमीशन ये सपोर्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हो, यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट हो, लेबॉरेटरीज़ एंड क्रिएटिव थिंकिंग. यहाँ क्या होना चाहिए? क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए. सो पैसिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए. हम लोग का माइंड का स्प्रेड आउट होना चाहिए, है ना, क्रिएटिवली हम लोग सोच पाए. देन आता है हमारा नॉलेज को अप्लाई करना. तो सिर्फ नॉलेज को क्या क्रिएट करना नहीं, हमें उसको अप्लाई भी करना है अपने रियल लाइफ में. तो ये नॉलेज कमीशन क्या चाहते हैं कि हम लोग नॉलेज को वेरियस फील्ड में अप्लाई कर पाए, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, गवर्नेंस. सो जहाँ जहाँ अप्लाई हम कर सकते हैं नॉलेज को एंड ग्रोथ ला सकते हैं, वहाँ वहाँ हम लोग को अप्लाई करना चाहिए अपने नॉलेज को. देन वी हैव नॉलेज सर्विसेज. सो इसका मतलब है कि हम लोग ऐसा सिस्टम को बिल्ड करें ताकि लोग अपना नॉलेज को ईज़िली ग्रो कर पाए, ईज़िली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. सो इसके लिए क्या होता है कि लाइब्रेरीज़ क्रिएट करना, डिजिटल नेटवर्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क, हम किसी के साथ बात करेंगे तो हमारा भी ग्रोथ होगा और सामने वाले पर्सन का भी ग्रोथ होगा. तो ये नेटवर्क क्रिएट हो रहा है. देन ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म. सो यहाँ लिखा ही हुआ है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना है. ठीक है,
नॉलेज सर्विसेज, अगर नॉलेज सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगा, चीज़ों को ज़्यादा मॉडर्न बनाएगा एंड सब कोई उसको एसेस भी प्रॉपरली कर पाएंगे. नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन. पहला है कि स्कूल एजुकेशन. सो सिर्फ एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं करना है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नहीं लाना है, सिर्फ क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करना है, रिड्यूस करना है रोट लर्निंग को, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टीचर सेंट्रिक ना होकर के लर्नर सेंट्रिक बनाना है. देन वी हैव हायर एजुकेशन. सो दिस रिकमेंडेड एक्सपैंडिंग द एसेस, इम्प्रूविंग क्वालिटी. सो क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, एक्सपैंड करना है अपना नॉलेज को, एक्सपैंड करना अपने एसेस को, स्ट्रेंथन करना है अपने ऑटोनॉमी को, एंड रिफॉर्मिंग रेगुलेशन इन हायर एजुकेशन. एंड रिफॉर्म्स भी लाना है हमें हायर एजुकेशन में. सो प्राइमरी एजुकेशन का भी बात हो रहा है, स्कूल एजुकेशन का भी बात हो रहा है, एंड देन हायर एजुकेशन का भी बात किया गया है नेशनल नॉलेज कमीशन में. राइट. देन वी हैव नेक्स्ट वोकेशनल एजुकेशन. सो क्या है कि स्कूल्स में सिर्फ लिमिटेड नहीं रहना है, वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड करना है, ताकि जॉब में जाएंगे अगर स्टूडेंट्स तो वहाँ वो काम कर पाए, वो अप्लाई कर पाए. देन वी हैव राइट टू एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन शुड बी एसेसिबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, है ना. सभी के पास एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए ताकि यूनिवर्सली वो एसेस कर पाए. देन वी हैव लाइब्रेरीज एंड ट्रांसलेशन. सो लाइब्रेरीज क्रिएट करना, ट्रांसलेट कर पाए हम लोग जैसे नॉलेज को, और सभी के पास नॉलेज पहुंच पाए. सो ये सब हमने कवर कर ही लिया कि नॉलेज नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना है, ई प्लेटफॉर्म्स, ई लाइब्रेरी, देन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट करना है. गवर्नमेंट सेक्टर में भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नॉलेज को और टेक्नोलॉजी को हमें अप्लाई करना चाहिए. देन वी हैव इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन. सो ये जो अथॉरिटी है ना, ये एक्चुअली प्रपोज़ किया गया था NKC ने, नेशनल नॉलेज कमीशन ने एक्चुअली प्रपोज़ किया था कि AICTE को हटा देना है, देन NCTER, ये सबको हटा करके ये सिर्फ एक बॉडी है वही लाना है, ये प्रपोज था. बट हुआ क्या है एक्चुअली, HEIC हायर एजुकेशन का जो काउंसिल था वो क्रिएट किया गया. उसके अंडर बहुत सारा व्हीकल्स है जो हमने डिस्कस कर लिया है NEP 2020 में. उसका लिंक मैं आई बटन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, जा करके आप लोग वो सेशन चेक कर सकते हैं. तो मैंने क्या कहा कि HEIC को लाया गया है, एंड IR ये वाला जो है ना, ये वाला सिर्फ प्रपोज्ड था, ये एक्चुअली आया नहीं, सिर्फ ये प्रपोजल ही बन के रह गया, एंड HECI ही फॉर्म हुआ, एंड उनके अंडर बाकी सारे व्हीकल्स हैं. सरकार कमेटी ऑफिशियली इनका नाम है कमेटी ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन. सो हमें याद रखना है ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, ठीक है. इनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1945 में, ये वाला कमेटी आया था, किनके अंडर, NR सरकार के अंडर ये वाला कमेटी आया था. तो इनका मेन ज़रूरत क्या था कि ये सजेस्ट करेंगे वेज, ताकि कैसे डेवलप कर सके हम हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को इंडिया में. कब, कौन सा टाइम पीरियड में, पोस्ट वॉर नेशनल डेवलपमेंट. सो नेशनल डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, बट देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात हो रहा था, टीचर ट्रेनिंग के बारे में, प्राइमरी, हायर, देन यूनिवर्सिटी इतना सारा सेटअप हुआ था. तो वही बात है, ये सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है, टीचर ट्रेनिंग के बारे में बात हो रही, तो हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन क्यों नहीं देखेंगे. तो इसको भी डेवलप करने के लिए ये वाला कमेटी सेटअप हुआ था. इनका मेन रिकमेंडेशन था कि एटलीस्ट 4 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस सेटअप किया जाए इन ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, एंड ऑल दिस यूनिवर्सिटीज़ विल बी सेटअप ऑन द लाइन्स ऑफ मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो MIT है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो गया MIT, एंड दिस इज सिचुएटेड इन USA. तो ये वाला रोल मॉडल क्यों बना, MIT ही क्यों मॉडल बना, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है इस यूनिवर्सिटी में, काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन है, जहाँ साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ाया जाता है. क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ की टीचर्स लोग बहुत रिनाउंड है,
ठीक है, उनका एजुकेशन बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ हाई क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है विथ एक्चुअली एडवांस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। और ये भी है कि वहाँ स्ट्रॉन्ग लिंकेज है कि सिर्फ पढ़ा दिए तो हो गया काम, नहीं, उनका स्ट्रॉन्ग लिंक है विद द इंडस्ट्री, है ना। इट मेंटेन स्ट्रॉन्ग लिंक विद द इंडस्ट्री, ताकि अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर हो रहा है, अगर यूनिवर्सिटी से MIT से वो निकल रहा है पढ़ करके, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके, है ना, प्रोफेशनल रोल्स में वो जा सके। MIT वॉज चोजन एज अ मॉडल। अब कौन कौन सा यूनिवर्सिटी सेटअप हुआ इंडिया में ऑन द लाइन्स ऑफ MIT? ये है IIT खड़गपुर, देन बॉम्बे, कानपुर एंड मद्रास। ये सब यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली क्रिएट किया गया, डिज़ाइंड ऑन दी MIT मॉडल, राइट। तो यही विजन था सरकार कमेटी का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन। तो ये कमेटी कब सेटअप हुआ था? इन द ईयर 1961 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड दिस कमेटी इज़ इवन नोन एज संपूर्णानंदा कमेटी, ठीक है। बट रिपोर्ट कब सबमिट हुआ? इन द ईयर 1962। मेन पर्पस क्या है इस यूनिवर्सिटी, इस कमेटी का फॉर्मेशन का, कि इट प्रमोट्स नेशनल यूनिटी एंड इमोशनल वननेस, कि इतना सारा डाइवर्स कल्चर है हमारे इंडिया में, तो उनके बीच में यूनिटी लाने के लिए, इंडियननेस लाने के लिए ये वाला कमेटी एक्चुअली सेटअप हुआ, ठीक है। जो पीपल है, जो इंडियन सिटीजन्स है, वो लोग डीपर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक दूसरे के साथ रह करके एडजस्ट कर पाए, एकजुटता ला पाए, उसके लिए ये वाला कमेटी सेटअप किया गया है। तो मेन वही इनका आइडिया है कि जो एजुकेशन पा रहे हैं जो चिल्ड्रन, वो डेवलप कर सके फीलिंग ऑफ इंडियननेस, देन टॉलरेंस, ब्रदरहुड, एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहे, एंड दे इवन रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। जो स्कूल्स और कॉलेजेस है, वहाँ के जो टीचर्स है, जो फैकल्टी है, उन लोगों को कास्टिज्म को अवॉइड करना चाहिए, लिंग्विस्टिक नैरोनेस जो है उस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर के बच्चे आए एंड स्टडी कर पाए अपने डाइवर्स कल्चर को। अब कुछ इसका इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि रीऑर्गेनाइज करना करिकुलम को, कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर लेवल्स, है ना, ताकि प्रमोट कर सके नेशनल यूनिटी को। सो अगर एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है, प्राइमरी में पढ़ाया जा रहा है कोई सिलेबस, तो हर स्कूल में वही सिलेबस चलेगा, ताकि एक यूनिटी आ सके, एक स्टैंडर्डनेस आ सके करिकुलम में। नेक्स्ट वी हैव टू इंक्लूड मोर नेशनल हिस्ट्री, लिटरेचर एंड कल्चर। कल्चर जान सके बच्चे, अपना कल्चर, अपना संस्कृति जान सके, इसीलिए टेक्स्ट बुक में ज़्यादा से ज़्यादा उन सब चीज़ों को इंक्लूड करने का बात कहा गया है। देन टू इनकरेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे बच्चे स्पोर्ट्स में जाए, डिबेट करें, डिस्कशंस करें, ड्रामा टूर्स, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़ करके लोगों को पार्टिसिपेट करना। देन टू प्रमोट अ डेली प्लेज एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ नेशनल डेज टू स्ट्रेंथन पेट्रियाटिज्म। सो पेट्रियाटिज्म को स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है कि असेंबली टाइम में क्या होता था, बच्चे को लेकर के जाया जाता था स्कूल्स में, एंड नेशनल हॉलीडेज़ में या फिर 15 अगस्त एंड रिपब्लिक डे के टाइम पे नेशनल एंथम संग होता था। तो उस समय क्या होता है कि एक स्पिरिट, एक पेट्रियाटिज्म आता है, जितने भी बच्चे रहते हैं वो एक साथ वो सॉन्ग को गाते हैं, नेशनल एंथम को। तो ये होता है डेली प्लेज। तो ये यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स का काम है कि प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना डेली प्लेज को, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ नेशनल डेज़ को प्रोमिनेंट रखना टू स्ट्रेंथन पेट्रियाटिज्म अमंग द स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव टू इंश्योर दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो डिस्क्रिमिनेट ना करें ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, क्रीड, रिलीजन। तो ये सब चीज़ों को एलिमिनेट करना है। टीचर्स को ट्रेन टीचर्स सो दैट दे वुड see everyone equal, and they even promote unity among the students.
सो इस कमिटी का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये एजुकेशन को दिखाता है कि सिर्फ एकेडमिक लर्निंग नहीं करना है बट इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग भी करना है, सोशल एक स्टूडेंट ऐसे उभर करके निकले कि वो नॉलेज भी गेन कर पाए एंड ही इज़ इवन एबल टू बिल्ड सोशल हार्मनी एंड इमोशनल यूनिटी। लास्ट हमारे पास है गन्नम कमिटी। सो गन्नम कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1993। इस ईयर में ये वाला कमिटी आया एंड दिस कमिटी वॉज नोन एज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये कमिटी का चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर टी गन्नम, ये इनके चेयरपर्सन थे। सो इट्स ब्रॉड पर्पस वॉज टू एग्जामिन प्रॉब्लम्स इन हायर एजुकेशन सिस्टम। सो हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ रीस्ट्रक्चरिंग ज़रूरी है, वहाँ वहाँ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एंड इट इवन रिकमेंडेड रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, एसेस को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हायर एजुकेशन में, वहाँ वहाँ इम्प्रूवमेंट लाने का बात किया गया है। वे बैक इन द अर्ली 1950s क्या हुआ था, जो इंडियन हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि वहाँ फंडिंग का कमी था, वीकर इंफ्रास्ट्रक्चर था, इक्वालिटी नहीं था। हर जगह इक्वालिटी ज़रूरी है, वहाँ इक्वालिटी नहीं था एंड बहुत ज़्यादा लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी था। गवर्नमेंट का एक्चुअली बहुत कम अकाउंटेबिलिटी था फंडिंग्स वगैरह में। सो कमिटी का मेन पर्पस था टू स्टडी करना ये सब इश्यूज़ को एंड सजेस्ट करना कि कैसे रिफॉर्म्स लाया जा सकता है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में, है ना। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इस कमिटी का फॉर्मेशन का, गन्नम कमिटी फॉर्मेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव दी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। रीस्ट्रक्चरिंग का बात हो रहा है, इसीलिए क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, इंक्रीज़ करना है, एसेस फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप एंड इनकरेज करना है रिसर्च एंड इनोवेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन को, रिसर्च को प्रमोट करना है। और एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू रिव्यू द स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन एंड सजेस्ट करना है कि कैसे कैसे यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा फंक्शनल कर सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर गवर्नेंस कैसे कैसे वहाँ लाया जा सकता है। तो मेजर कंसर्न्स आइडेंटिफाइड वर दैट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लिमिटेड ऑटोनॉमी है इंस्टीट्यूशंस के लिए, है ना। ये सब मेन प्रॉब्लम था इस यूनिवर्सिटी का। और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है कि रूरल एंड मार्जिनल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये सबको भी इग्नोर किया जा रहा था, विमेन एजुकेशन को इग्नोर किया जा रहा था, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स नहीं थे, इंस्टीट्यूशन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं था, क्वालिटी नहीं था। तो ये सब बहुत सारा मेजर कंसर्न्स आइडेंटिफाई किया था इस कमिटी ने। नाउ इनका मेजर रिकमेंडेशंस क्या है, टू इंक्रीज़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन। सो लैक ऑफ फंडिंग जो गवर्नमेंट के थ्रू है, वहीं उसी प्लेस में उसी चीज़ को रिकमेंडेशन की तरफ अगर लेकर के जाएंगे, तो रिकमेंडेशन गन्नम कमिटी का था कि इंक्रीज़ करना पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन, देन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स लाना, ठीक है, एंड नेशनल लेवल कोऑर्डिनेटर्स, टू क्रिएट नेशनल लेवल कोऑर्डिनेटर्स एंड क्वालिटी अश्योरेंस मैकेनिज़म्स, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन क्रिएट किया गया नेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, एंड नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल, ये भी लाया गया नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल, ताकि एक्रेडिशन प्रोवाइड किया जाए जो भी यूनिवर्सिटी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, रूल्स रेगुलेशन अच्छा से फॉलो कर रहे हैं, नॉर्म्स वैल्यूज़ उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको अच्छा एक्रेडिशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब रिकमेंडेशन बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रहा इस कमेटी के लिए। इन्होंने और भी कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, जैसे कि ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, देन ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी लैंग्वेज कोर्सेज वर
diversified courses were introduced, and there was more emphasis on vocational and technical education. then women को भी support किया गया है, rural students. तो मतलब जितना भी problems face किया गया था, इस कमेटी ने जितना भी problems report किया है उसके लिए recommendations, different recommendations provide किए हैं and resolve भी किए हैं. इस कमेटी का इम्पोर्टेंस क्या हुआ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स में जो भी प्रॉब्लम है वो सबको दिखाया. वेर इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जहाँ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को मॉडर्नाइजेशन चाहिए था, बेटर गवर्नेंस चाहिए था, वहाँ इन कमिटीज़ ने काम किया है. वो सब एरियाज़ में काम किया है इन कमिटीज़ ने. ठीक है. इट्स आइडियाज़ इन्फ्लुएंस लेटर डिस्कशन. तो जो इनका आइडियाज़ था, ये लेटर क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशंस को खुद को ऑटोनॉमी दिया गया कि वो खुद से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल पाए, पूरा यूनिवर्सिटी को संभाल पाए. देन ट्रांसपेरेंसी ला पाए अपने काम में, अच्छा एक्रेडिशन उन्हें मिले, एंड वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करें अपने नॉलेज को, अपने फील्ड ऑफ वर्क को. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन. आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट. अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग.